आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित शाह की बात करेंगे। लोकसभा में काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भैया, जैसे अमित शाह को चाणक्य बोला जाता है बीजेपी का, ऐसे आप हमारा चाणक्य नीति का कोर्स अवेल कर सकते हैं। कल क्लास होगी, हम वेल्थ मैनेजमेंट पे बात करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। चलिए, तो क्या कहा है, 75 साल, 75 ईयर्स हमारे संविधान को होने वाले हैं। और संविधान को जो 75 ईयर्स हो गए हैं, उस पे यहाँ पे स्पीच दी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर एक एक चीज पे, रिजर्वेशन से लेकर सब पे यहाँ पे अमित शाह ने बात की है। तो हम एक एक उनके बयान को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ पे बात की है। यहाँ पे ये बोला है कि भाई देखिए, एक 2 दिन का डिस्कशन यहाँ पे, जो ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अमित शाह ने ये बोला है कि भाई देखिए, कांग्रेस अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है। देखिए, मैं जो ये लेक्चर लूंगा, आप थोड़ा सा दिमाग खोल के, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं सिर्फ लीडर्स के साथ हूं। जो लीडर बढ़िया है, अगर राहुल गांधी अच्छा करे, राहुल गांधी के साथ हो जाओ। देखिए, पार्टी सेंट्रिक पॉलिटिक्स मत करिए, पर्सन सेंट्रिक पॉलिटिक्स करिए, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि दोनों तरफ से, क्योंकि यहां पे कुछ लोग बोलेंगे अभी कमेंट बॉक्स में, कह रहे सर ये है, फलाना है, भक्त वो। तो भाई देखो, ये जो लोगों को सुनना है ना, वो वही सुनना है, वो उसके इतर जाते ही नहीं है। लेकिन परसेप्शन टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए थोड़ा दिमाग खोल के लेक्चर सुनिएगा। और वैसे भी भैया, जिनको लगता है ना, जो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी बनते हैं, वो ज्ञान कहीं और बांटे अपना। तो यहाँ पे आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमित शाह कहते हैं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। और अभी तक ये रियलिटी नहीं बना है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम पर्सनल लॉ वो लेके आए। और मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि जो सेक्युलर स्टेट है, उसमें क्या एक लॉ नहीं होना चाहिए हर कम्युनिटीज के लिए? आप मुस्लिम पर्सनल लॉ आपने मुस्लिमों को दिया, उसके बाद एक कॉमन लॉ था जिसको हिंदू कोड बिल बोला गया, वो सबके लिए आया। तो अगर आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ चाहिए था, तो पूरा लेके आओ, उसमें शरिया लॉ भी लेके आओ। तो क्या कोई अगर चोरी करेगा उसके आप हाथ काट दोगे? तो अब यहां पे सीधा सीधा जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पे निशाना साधा। इसमें देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक पॉलिटिक्स है, ये कंपटीशन है। कांग्रेस आपके कॉम्पिटिटर है और बीजेपी बाजी मार रही है, इसमें कोई दोष राय नहीं है। तो अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, ठीक है ना। अभी जब राहुल गांधी बोलेंगे, वो भी आड़े हाथों लेंगे। लेकिन यहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 होना चाहिए। मैं तो इसकी पुरजोर कोशिश, मतलब वो करता हूं, पैरवी करता हूं कि भाई मेरे हिसाब से तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द आना चाहिए। लेकिन हमको यह भी समझना होगा दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअल में सारे राज्यों में है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नहीं सारे राज्यों में तो नहीं बोलूंगा मैं, जैसे गोवा में है। और देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना, उसके सारे प्रोविजन कोई ना कोई लॉ के तहत ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। आर्टिकल 36 से लेकर पूरा जो डायरेक्टिव 51 तक। तो यहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाई कोर्ट ने ये बोला था कि देखिए, ये जस्टिएबल नहीं है, आप इसको कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते, वरना तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। जैसे जैसे राज्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है कि एक राज्य को निर्देश है कि आपको ये करना है। अगर आपको राम राज्य, आपको बहुत बढ़िया राज्य बनाना है, तो उसमें निर्देश है। अब जब भारत आजाद हुआ, तो आप पूरी तरीके से वो सारे चीजें अगर लागू कर देते, तो राज्य बैंकरप्ट हो जाते। तो धीमे 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 उसको लागू किया गया, और आज लगभग हर एक चीज लागू है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एक रोड़ा है, अभी तक वो नहीं लागू हुआ है, क्योंकि बहुत राज्यों ने इस पर रोड़ा अटका के रखा है। क्यों भाई? अपीजमेंट पॉलिटिक्स डेफिनेटली हर कोई करता है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स ना सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी भी करती है, हमने देखा अभी इलेक्शंस में, ठीक है ना। तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स हमेशा से होती रही और होती रहेगी। हालांकि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा ही है। तो अब भाई देखिए, ये तो बात सच है, इसमें तो अमित शाह ने कुछ गलत बोला नहीं कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ लाए और हिंदू कोड बिल, या तो आप सबके लिए पर्सनल लॉ ले आते, क्योंकि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना। आप सेक्युलर स्टेट हो, उसके बाद आप कैसे कोई पर्सनल लॉ ला सकते हो? आपको तो हर एक चीज के लिए जो है वो इक्वालिटी लानी चाहिए। भाई, जो हमारा वक्फ बोर्ड है, वक्फ एक्ट है, वो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है, सबसे ज्यादा ताकतवर। आज मिलिट्री और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। अब इसमें रेगुलेशन की तो जरूरत है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि इसमें भी करप्शन है। इरफान हबीब जैसे बड़े स्कॉलर, काफी लोगों ने ये बोला है, मुस्लिम्स ने बोला है कि भाई इस पे भी रिफॉर्म की जरूरत है। तो ये बात सही है। देखिए, हमने सबको इज्जत दी है, भारत ने ना हर किसी को, हर धर्म को इज्जत दी है। भारत ने, जैसे बाकी देशों में माइनॉरिटी के जो हाल हैं,
भारत ने कहा कि नहीं, हम सबको इज्जत देंगे, चाहे वो माइनॉरिटी हो। और फिर देखिए, मैं मुस्लिम्स को माइनॉरिटी इसलिए नहीं मानता क्योंकि भाई अब देखो, दे आर सिग्निफिकेंट इन नंबर्स, ठीक है, 20 करोड़ के करीब हैं। तो अब वो एक मतलब है, दे आर नॉट माइनॉरिटी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप कंपैरिजन करो हिंदू से तो वो माइनॉरिटी में है, क्योंकि हमारी 80 करोड़ के करीब पॉपुलेशन, 80-90 करोड़ के करीब। तो ये समझिए कि यहाँ भारत जो एक ऐसा देश है, वो सारी कम्युनिटी को साथ में लेके चलता है। हर किसी को यहाँ पे काम से मतलब है, कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, बस काम करते जाइए। तो फिर ऐसे राज्य में, ये पूरा सेक्युलर स्टेट में, इसकी जो कहां से, अब देखिए 3 मुद्दे थे जब बीजेपी 2014 में पावर में आई थी। तो उसमें सबसे पहला मुद्दा था कश्मीर वाला, 370 हटा दिया, वो गया। उसके बाद राम मंदिर वाला, वो भी बनवा दिया। तीसरा उन्होंने बोला था हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके रहेंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आया, हालांकि ट्रिपल तलाक को भी उन्होंने बैन किया बीजेपी ने, और कहीं ना कहीं जो उनके मैनिफेस्टो में था वो उन्होंने वादे पूरे किए हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बीजेपी सरकार में तीसरी बार आ गई है, ठीक है ना, कि लोगों में थोड़ा भरोसा भी है कि हाँ चलो, मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो वादे पूरे किए जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 44, तो वही यहाँ पे अमित शाह ने आड़े हाथ तो लिया है कांग्रेस को कि आपने जो अपीजमेंट की है ये सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई थी। यहाँ पे बताया है, अमित शाह कहते हैं कि भाई देखिए, कांग्रेस जो है वो रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कर रही है, सिर्फ SC ST OBC का नहीं, लेकिन मुस्लिम्स में कोटा भी बनाने की बात कर रही है। अब 50% से ज्यादा, बियॉन्ड 50% से ज्यादा उन्होंने रिजर्वेशन की मांग की है। 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिजर्वेशन दिया रिलीजियस ग्राउंड पे। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आप रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं दे सकते, सोशली, इकोनॉमिक और बैकवर्ड। देखिए, यहां पे रिलीजन है ही नहीं मुद्दा। मुस्लिम्स में भी बहुत सारी कास्ट है, मुस्लिम्स में भी बहुत सारे डिवीजन है। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो उनको रिजर्वेशन देंगे जो कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो। ये क्राइटेरिया होता है, समझ रहे हो। रिलीजियस ग्राउंड क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता। हम सबको ये पता है कि जो टॉप 25% कास्ट हैं, जो बहुत समय से चल वो 90% रिजर्वेशन का फायदा उठाती है। बाकी 75% कास्ट तो रिजर्वेशन का फायदा उठा ही नहीं पाती। क्या आपने कभी देखा है कि जो पंचर बनाने वाला है उसको रिजर्वेशन का फायदा मिला है? रिजर्वेशन का असली फायदा तो तब है ना, जब जितने भी ये टैलेंटेड लोग हैं, हो सकता है कि कोई इंसान कैंसर का दवाई बना दे, लेकिन वो कूड़ा उठा रहा है और वो जिंदगी भर कूड़ा उठाएगा। तो जब तक इन लोगों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, तब तक कैसे होगा? जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिल गया वो तो मिल गया। तो अब यहां पे यही बात यहां पे अमित शाह कह रहे हैं कि भाई देखिए, मुस्लिम्स की बात करें तो यहां पे रिलीजियस ग्राउंड्स पे कुछ राज्यों में रिजर्वेशन दिया। अब देखिए, वही बात है ना कि कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है, रिलीजन को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो यहां पे 50% से ऊपर चला गया। लेकिन मुझे लगता है अमित शाह शायद यहां पे ये थोड़ा सा क्या है ना कि 50% से ज्यादा वैसे भी जा नहीं सकता। भाई मराठा रिजर्वेशन की आप बात देखिए, 60% रिजर्वेशन चला गया। हालांकि कुछ राज्यों में 50% से ऊपर है रिजर्वेशन, कुछ साउथ राज्यों में भी है, लेकिन मराठा में 60% तक रिजर्वेशन चला गया, नल एंड वॉइड हो गया। इंदिरा सोनी के साफ साफ कहता है कि भाई 50% से रिजर्वेशन ज्यादा हो ही नहीं सकता, आपको उसी में एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा, कोर्ट में चैलेंज होगा, कोर्ट अगेन उसको खत्म कर देगा, राइट। लेकिन हाँ, ये बात हो रही है क्योंकि अमित शाह ने साफ साफ बोला है कि भाई जहां पे कांग्रेस है वो मुस्लिमों को कोटा दे रही है। अब देखिए, यहां पे बात मुस्लिम की है ही नहीं, मुस्लिम तो एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया है ना, कि कभी भाई जब बीजेपी को जरूरत होगी तो वो उसको यूज कर लेंगे, जब कांग्रेस को जरूरत होगी तो यूज कर लेंगे। अब वो बोल रहे कि भैया हम जाएं तो जाएं कहां, है ना। वो बेचारे सोच रहे होंगे कि भाई हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए कोई बात नहीं करता है, एम्पावरमेंट के लिए कोई बात नहीं करता है, बस पॉलिटिक्स के लिए हमको यूज करके उसके बाद फेंक दिया जाता है। यही हिसाब किताब है, और ऐसी बहुत सारी कास्ट के साथ है, ठीक है ना। तो यही चीज है। अब भाई सिंपल सी बात है कि रिलीजन पे तो नहीं रिजर्वेशन मिल सकता। उसके बाद काका जो कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट है, ये बताते हैं कि भाई कैबिनेट में भेजनी थी और लाइब्रेरी में चली गई। फिर बताते हैं कि मंडल कमीशन जो है उसको भी 10 साल के लिए इट वाज शेल्व्ड, और OBC रिजर्वेशन जो है वो जब कांग्रेस बाहर गई, इट वाज वोटेड आउट ऑफ पावर, तब यहाँ पे OBC रिजर्वेशन जो है वो लाया गया। फिर उसके बाद नेहरू को कोट करते हुए बताते हैं कि भाई देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने BC रॉय को लिखा, ठीक है, बिधान चंद्र रॉय, आपको पता है CM थे, बहुत जबरदस्त डॉक्टर वेस्ट बंगाल के। तो बोला कि जब C राजगोपालाचारी अगर एग्जिट करेंगे हमारी कैबिनेट से, क्योंकि जब 1947 में जो नेहरू की कैबिनेट बनी थी, कमाल की कैबिनेट थी, कमाल के, उसमें सब थे, सब, राइट लेफ्ट सेंटर, एवरीवन वाज देयर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज देयर, BR अम्बेडकर वाज देयर, एवरीवन वाज देयर।
बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था कश्मीर मुद्दे को लेकर। लेकिन यहाँ पे यही बताया है, अरे क्या हो रहा है भाई, तो बाद में यही बताया कि भाई देखिए, जो बीसी रॉय को लेटर बताते कि अगर सी राजगोपालाचारी जाएंगे तो हमारी कैबिनेट वीक होगी, लेकिन अगर बी आर अम्बेडकर जाएंगे तो हमारी कैबिनेट वीक नहीं होगी। और आपको पता है कि बी आर अम्बेडकर ने बाद में इस्तीफा दे दिया था, है ना। वो कहाँ बहुत टाइम तक रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बुद्धिज्म भी अडॉप्ट कर लिया था, ये चीज़ है। उसके बाद वी डी सावरकर का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। मुझे लगता है कि कोई भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, चाहे कोई भी हो, उनका क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। वी डी सावरकर का क्रिटिसिज्म होता है। विनायक दामोदर सावरकर, हम सबको पता है कि वो काला पानी में थे, उन्होंने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफ़ी लेटर्स भी लिखे थे, ये भी सच्चाई है ब्रिटिशर को, ठीक है, कि माफ़ीनामे थे उसमें। और उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं। 1925 के बाद वी डी सावरकर एक अलग ही सावरकर है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे नेशनलिज्म एंड करेज, इसको आइडियोलॉजी या फिर पार्टी, इसके लेंस में नहीं देखना चाहिए, अमित शाह का कहना है। समझिए कि 140 करोड़ लोग सावरकर को एक वीर पुत्र कहते हैं। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं कि 1847 से लेकर 1947 तक 2 लाइफ सेंटेंसेस मिले थे वी डी सावरकर को। वो समुद्र में कूद गए थे भाई, आपको पता है ना कि जब उनको काला पानी ले जाया जाता तो समुद्र में कूद गए थे। उनका प्लान सफल हो जाता, भीकाजी कामा मैडम, भीकाजी कामा, सब ने एक प्लान बनाया था कि सावरकर को निकाल लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। बॉम्ब केस में भाई उनको और उनके भाई दोनों को ही बंद किया गया था, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया तो बम बंद कर दिया गया, फिर काला पानी ले जाया गया, काला पानी में बहुत ही टॉर्चर। आज जो अंडमान एंड निकोबार, आज आप छुट्टियां मनाने जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं, सेल्यूलर जेल वहां पे देखते हैं, वो इट वॉज वेरी ट्रोमैटिक। समझ लीजिए कि वो खतरनाक नर्क से भी बदतर जगह थी। तो वहां पे कम से कम 15-16 साल रहे, कई बार उन्होंने लेटर लिखे, और उसके बाद उनको रिहा भी किया गया, बाद में तो काला पानी ही बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लाइफ सेंटेंसेस मिले थे और वो कूद गए थे समुद्र में। उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की, उनकी किताब का मैंने रिव्यू किया है। कूद गए थे समुद्र में ताकि आजादी मिल सके। ऐसी जो ब्रेव फैमिली है, सावरकर्स की जो ब्रेव फैमिली है, कैसे आप उनको इस तरीके की बातें बोल सकते हो। और मुझे लगता है शायद ये सही भी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे अमित शाह कहते हैं कि भाई देखिए, इंदिरा गांधी ने भी जब 1966 में सावरकर की डेथ हुई थी तो उन्होंने बोला था कि महान आदमी और एक महान क्रांतिकारी थे, और उन्होंने ये तक लिखा था कि कांग्रेस लीडर्स जो है उनसे सीखें। तो मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि नेशनलिज्म और करेज को रिलीजन, आइडियोलॉजी और पार्टी से बिल्कुल भी एसोसिएट ना करें। कोई भी भाई देखिए, ये वीर हैं तो जो भी पार्टी के हों, आप ऐसा ना कहें। ये साफ साफ यहाँ पे कांग्रेस ने कहा है, ठीक है, अमित शाह ने कहा है कांग्रेस को निशाना साधते हुए। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 1 की बात होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगेन कांग्रेस को या नेहरू गांधी को अटैक करते हुए अमित शाह कहते हैं कि देखिए, जो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपने कच्चा दीवू कैसे श्रीलंका को दे दिया। कच्चा दीवू आइलैंड वाज गिवन टू श्रीलंका। अभी कच्चा दीवू आइलैंड जो भारत का था इस समय श्रीलंका के पास है। बहुत ही पीसफुल ट्रांसफर हुआ था, इस पर भी मैंने लेक्चर लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब क्या है कि इस पर काफ़ी अभी बवाल चल रहा है, ठीक है ना, कि कैसे तमिलनाडु में इलेक्शन होंगे तो उस पर भी ये उठाए जाएगा मांग। और तमिलनाडु भी सरकार कह रही है कि भाई हमको कच्चा दीवू चाहिए, आप कैसे दे सकते हो। तो कच्चा दीवू आइलैंड आप ले तो सकते नहीं हो, अब आपने दे दिया, ले नहीं सकते। एक ही तरीका है लेने का, आप युद्ध में चले जाओ श्रीलंका के साथ, ये तो नामुमकिन है, ठीक है ना। तो इट वॉज गिवन टू श्रीलंका। अब यहाँ पे फिर से यहाँ इंदिरा गांधी सरकार को घेरा है कि आपने कच्चा दीवू आइलैंड जो है वो दे दिया। उसके बाद आर्टिकल 35A जो है पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया था, उसके बाद भी आपने ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया। अब आपको, हम सबको पता है भाई, ये कश्मीर को लेकर आर्टिकल 35A 370, इसमें काफ़ी ज़्यादा बवाल चला है। तो आप संविधान को मानते ही नहीं हो। आप हमको कहते हो संविधान हम नहीं मानते, लेकिन आप संविधान को नहीं मानते हो। उसके बाद यहाँ पे बोला कि देखिए, जो सेठ गोविंद दास है उन्होंने कहा भारत नाम होना चाहिए, लेकिन नेहरू जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं। देखिए, मुझे लगता है इंडिया दैट इज़ भारत वो सही है, इंडिया भी भारत भी वो बिल्कुल सही है। मैं इसमें अमित शाह से एग्री नहीं करता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद बोला कि इट बिकेम इंडिया दैट इज़ भारत। तो जब आप फॉरेन स्पेक्टेबल्स से देखते हो तो आप शायद समझेंगे नहीं, तभी उन्होंने अपने नाम को भी इंडिया अलायंस रखा, भारत अलायंस नहीं रखा, ये राहुल गांधी ने बोला। उसके बाद फिर राहुल गांधी को मतलब अमित शाह ने बोला राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है। बोला कि भैया देखिए 54 साल के आदमी हैं राहुल गांधी, ये तो बात सच है। उसके बाद वो कहाँ से यंग लीडर हो गए। सबसे पहले तो ये बोले कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की बात बोलते रहते हैं, हम संविधान बदल देंगे। और ये बहुत बड़ा मुद्दा हुआ भाई, कांग्रेस जीत गई थी,
लोकसभा में जो इलेक्शन हुए वो इसी बदबूते पर कांग्रेस जीती है, ठीक है ना, कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। बीजेपी के नेताओं की भी बहुत बड़बोलापन था कि संविधान बदल जाएगा बीजेपी आई तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के तहत जो है वो अलाउ। और ये देखिए, संविधान बदलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप बदल ही नहीं सकते क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है ना। भाई देखिए 1975 में इमरजेंसी जब आई थी, उससे पहले बहुत सारे 1970 के बाद से ही एक के बाद एक संवैधानिक संशोधन किए गए जिसमें प्रधानमंत्री को ज्यादा ताकत दी। भाई पहले तो ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स की बात हुई कि फंडामेंटल राइट्स ज्यादा बड़े हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बड़े हैं, तो उसमें गोलकनाथ केस और बहुत सारे केसेस आए, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या हुआ कि बाद में ये साबित हो गया कि फंडामेंटल राइट से बड़ा कोई है ही नहीं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स वर्सेस प्राइम मिनिस्टर। कोई भी देश जो है ना, याद रखिएगा कि कोई भी पॉलिटिक्स ये नहीं चाहेगी कि फंडामेंटल राइट ज्यादा ताकतवर हो। वो चाहेगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनको डिसीजंस लेने हैं, वो ज्यादा ताकतवर हो। तो इंदिरा गांधी सीधा संविधान से भिड़ी, ठीक है ना। तो आर्टिकल यहीं पे अमित शाह ने बोला फर्स्ट 24 39 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 42 को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 42 इसमें ये था ना कि इसमें प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा ताकत थी। सुप्रीम कोर्ट को कम किया गया, क्रेडिबिलिटी को कम किया गया, फंडामेंटल राइट्स को कम किया गया और इसी के तहत यहां पे इमरजेंसी लगा दी। अब इमरजेंसी लगाने के बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है, तुरंत जनता पार्टी जो है उसके बाद फिर जितने भी अमेंडमेंट पीछे वाले थे जो प्रधानमंत्री को ज्यादा ताकत देते थे उनको सबको खत्म किया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा कि भाई दोबारा ऐसा कभी हो ही ना। क्योंकि देखिए ये बात सच है कि जो 1975 से लेकर 1977 का एरा था, इट वॉज वेरी वेरी डेंजरस कि सबको जेल में डाल दिया गया था। कुछ भी नहीं भैया, यहाँ पे जो ब्लैंकेट आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस, इतनी ज्यादा सेंसरशिप लगा दी गई थी कि आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, सब कुछ भी बोलोगे। यहां तक 10 बंदी का प्रोग्राम भी चला दिया गया था, जामा मस्जिद के सामने जो है झुग्गियां झोपड़ी उखाड़ दी गई थी, बहुत दिक्कत थी, है ना। और 2 साल बाद फिर इमरजेंसी जो है वो हटाई गई 1977 में। ये काला इतिहास है हमारे देश का। उसके बाद फिर ऐसा ढांचा कर दिया ना कि अब इमरजेंसी आप लगा ही नहीं सकते। भाई अगर आपको इमरजेंसी लगानी तो आपको राज्यसभा, लोकसभा, सब जगह राज्यों में भी आपकी ताकत होनी चाहिए। तो भारत का स्ट्रक्चर ऐसे बना है कि आप ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। राज्य, क्योंकि देखिए हर राज्य में इलेक्शन होते हैं, राज्य में आपकी ताकत है नहीं। अब राज्य में आपकी ताकत है तो राज्यसभा में आपकी ताकत नहीं होगी, ठीक है ना। तो लोकसभा में भले ही आपकी मेजोरिटी हो, लेकिन जब तक आपकी स्टेट में और राज्यसभा में भी आपकी मेजोरिटी, तब तक आप बदल ही नहीं सकते। तो ये चीजें हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मोदी सरकार की बात की है कि भाई देखिए जीएसटी लेके आए हमने, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ओबीसी कमीशन को दिया, 10% ईडब्ल्यूएस कोटा भी दिया। और उसके बाद नारी शक्ति वंदना अधिनियम भी हमने लॉन्च किया ताकि वुमेन रिजर्वेशन पार्लियामेंट और असेंबली में हो, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए अमेंड किया क्योंकि जो राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो ये डिसीजन ले चल सके कि कौन सी कास्ट बैकवर्ड है, यानी कि रिजर्वेशन के लिए हमने राज्यों को ज्यादा ताकत दी है। हमने ट्रिपल तलाक को पिनलाइज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि शाह बानो जो केस है दैट वाज टोटली अनएक्सेप्टेबल और वो सही नहीं है, ट्रिपल तलाक को अबॉलिश किया जाना चाहिए, वो तो जाहिर सी बात है, और उसको अबॉलिश किया भी किया। फिर उसके बाद भाई देखिए ईवीएम की बात होती है, 24 बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट किया है। महाराष्ट्र में ये खत्म हुए, झारखंड में ये जीते। देखिए अब ईवीएम की तो देखिए मुझे नहीं लगता कि ईवीएम को किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी को ईवीएम पे सवाल उठाने चाहिए। ये निहायत ही बेवकूफ़ी होती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि जिस राज्य में आप जीते हो वहाँ पे ईवीएम खराब नहीं है, जहाँ पे आप नहीं जीते हो वहाँ पे ईवीएम खराब है। तो ये सही नहीं है भाई। ईवीएम को यानी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उसका इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, उसका सेपरेट यूनिट होता है, उसको हैक नहीं किया जा सकता मेरे भाई। पूरी ही चीज़ को हैक किया जाना, आप पूरी आर्मी को फिर हैक कर लो तभी हो सकता है ऐसा। नेक्स्ट ये सब फालतू बातें। और दिखाया जाता है जब भी ईवीएम रखी है तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के दिखाया जाता है कि देख लीजिए भैया ये मशीन यूज़ होंगी, आप सेटिस्फाई हो तो ही हम आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो वही है कि महाराष्ट्र में जर्नलिस्ट को संविधान की कॉपी दी गई और ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उसमें कुछ नहीं था। ये राहुल गांधी, अभी आपने देखा कि वो ब्लैंक कॉपी पे काफ़ी ज़्यादा उस पर बवाल मचा कि जो कॉपी दी गई थी उसमें कुछ भी नहीं था, वो दैट वाज टोटली ब्लैंक, ठीक है ना। तो भाई यही सारी चीज़ें उस पर, हालांकि ये लिख देना चाहिए था कि इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक किया। ये अमित शाह के आरोप थे। अब राहुल गांधी इस पर क्या रिप्लाई देंगे, हम उस पर भी लेक्चर बनाएंगे। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।